विक्रम सिंह मलिक एक बहुत बड़ा कपड़ा व्यापारी था। बेटे पीयूष के जन्म के 6 साल बाद आज उनकी पत्नी ने एक बेटी प्रज्ञा को जन्म दिया। विक्रम और सपना की दुनिया अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी बीतने लगी। ऐसे ही कुछ समय बीता और अब प्रज्ञा 7 साल और पीयूष 13 साल का हो गया था। एक रोज वो सभी एक पारिवारिक फंक्शन में शामिल होने कहीं जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी कार एक सड़क के बीच गुजरी जहां गरीबों का प्रदर्शन चल रहा था और वो लाठी डंडे लिए गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे थे। तभी अचानक उनकी गाड़ी का दरवाजा खुल गया और प्रज्ञा नीचे गिर गई। माँ, 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 माँ। सपना या विक्रम उसे बचाने जाते उससे पहले ही लोगों की भीड़ उनकी गाड़ी पर हमला करने उनकी ओर आने लगी। विक्रम को कुछ समझ नहीं आया और उसने गाड़ी भगा दी, जिस कारण प्रज्ञा उस भीड़ में कहीं खो गई। और कुछ देर बाद जब सारी भीड़ वहां से चली गई तो प्रज्ञा रोने लगी। माँ, पापा, मुझे भूख लगी है। उसे आसपास कुछ ना मिला तो वो चलते चलते दूर एक फुटपाथ पर पहुंच गई, जहां उसे कूड़े का ढेर मिला, जिसमें से वो रोटी ढूंढकर निकाल कर खाने लगी। अब वो इसी तरह या तो मंदिर के बाहर लगे भंडारे में खाना खाने के लिए लंबी लाइन लगाती या मांग कर गुजारा करती। विक्रम ने उसे ढूंढा लेकिन वो उसे नहीं मिली। ऐसे ही प्रज्ञा फुटपाथ पर रहकर बड़ी हो गई और अब वो पेट पालने के लिए बूट पॉलिश का काम करने लगी। एक रोज, अबे ओ गरीब, ये क्या हल्के हल्के हाथ चला रही है? चल अच्छे से बूट पॉलिश कर। ठीक से ही कर रही हूँ साहब। जुबान लड़ाती है। मेरा बाप बिल्डर है इस शहर का। अगर मैं चाहूं ना तो 2 मिनट में तुझे इस फुटपाथ से हटवा दूं। 2 कौड़ी की साली गरीब। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक गरीब लड़की को इस तरह सता रहे हो। अब दफा हो जाओ यहाँ से। वो लड़का जल्दी से वहां से 9 दो 11 हो जाता है। घबराओ नहीं, वो चला गया। शुक्रिया मैडम। वैसे क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरा परिवार कई साल पहले इसी फुटपाथ पर मुझसे बिछड़ गया था। रो मत प्रज्ञा, ऊपर वाले ने चाहा तो तू एक दिन अपनों से जरूर मिलेगी। अब निहारिका जब कभी उस सड़क से गुजरती तो प्रज्ञा से जरूर मिलती। कुछ समय बाद निहारिका का रिश्ता एक बड़े घर में तय हो जाता है और कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन, बेटा जल्दी से तैयार हो जा, बहू को पग फेरे के लिए उसके मायके लेकर जाना है। कुछ देर बाद निहारिका तैयार होकर आती है। फिर दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं। फिर उनकी गाड़ी फुटपाथ की उसी जगह पर पहुंचती है जहां प्रज्ञा बूट पॉलिश करती थी। निहारिका, मुझे अपने शू पॉलिश करवाने हैं। बस यूं गया और यूं आया। निहारिका उस बूट पॉलिश वाली को देखती है तो, अरे प्रज्ञा, पीयूष मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो दोनों उसके पास जाते हैं। अरे मैडम, आपकी शादी हो गई? हाँ, ये मेरे पति पीयूष मलिक हैं। मलिक इंडस्ट्रीज शहर की नामी कपड़ा कंपनी है और मैं उनकी बहू हूँ। ये नाम सुनते ही प्रज्ञा रोने लगती है। प्रज्ञा भागते हुए सामने बनी अपनी झोपड़ी में जाती है और फिर, पीयूष भैया, क्या आप इसे पहचानते हैं? वो गुड़िया देख पीयूष की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये गुड़िया तो मैंने मेरी बहन को दी थी, लेकिन कई साल पहले वो हमसे बिछड़ गई थी। इसका मतलब तुम मेरी बहन प्रज्ञा हो? हाँ भैया, मैं आपकी बहन प्रज्ञा हूँ। इसका मतलब प्रज्ञा तुम मेरी ननद हो। प्रज्ञा, इतने बड़े घराने की लड़की होकर भी तुम्हारी जिंदगी इस झोपड़ी और फुटपाथ पर बीती है, लेकिन अब तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। चलो अब घर चलो। बहू, तुम इतनी जल्दी लौट आई और ये गरीब भिखारिन को तुम कहाँ से उठा लाई? माँ, ये इस घर की बेटी और हमारी प्रज्ञा है जो कई साल पहले हमसे बिछड़ गई थी। ये सुनकर सपना की आंखें भर आती हैं और वो झट से जाकर प्रज्ञा को अपने सीने से लगा लेती है। प्रज्ञा, मेरी बच्ची, भगवान का शुक्र है जो तू हमें मिल गई। हमने तुझे कितना ढूंढा बेटी, लेकिन तू हमें कहीं नहीं मिली। लेकिन अब तू आ गई है ना, तो हम सब तुझे वो सारा प्यार देंगे जो तुझे तेरे बचपन में मिलना था। अब वो सब मिलकर प्रज्ञा को खूब प्यार और सम्मान देते हैं, जिसे पाकर प्रज्ञा अपनी गरीबी के दिन भूल जाती है और खुशी खुशी उन सब के साथ रहने लगती है। बाबा, मैं रोहन से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी।
वो एक बहुत अमीर घर का लड़का है, मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी। कम से कम ऐसे भिखारियों की तरह गरीबी में दिन काटने से तो छुटकारा मिलेगा मुझे। लेकिन बेटी, तेरा बाबा एक गरीब है और दहेज में हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बात बताई है ना तूने उसे? मुझे अपनी गरीबी का ढिंढोरा पीटने का कोई शौक नहीं है बाबा, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। कल रोहन अपनी माँ और पिता के साथ यहाँ आ रहा है तो उसे अपने आप ही सब पता चल जाएगा। अंजलि गिरधारी की सबसे बड़ी बेटी थी, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और इसलिए उसमें घमंड कूट कूट कर भरा हुआ था। उसके मुंह में जो भी आता वो बोल देती। वो अपनी गरीबी से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने रोहन नाम के अमीर लड़के को फंसाया ताकि वो ऐश की जिंदगी जी सके। जहाँ अंजलि का स्वभाव घमंडी था, तो वहीं उसकी तीनों छोटी बहनें बहुत ही समझदार थी। अगले दिन रोहन अपने माता पिता के साथ उनके घर आता है, जहाँ वो सभी उनकी गरीबी देख मुंह सड़ा लेते हैं। छी छी, मुझे नहीं पता था मेरे बेटे ने इस फटीचर घर से रिश्ता जोड़ा है। अगर पहले पता होता तो मैं कभी यहाँ रिश्ता लेकर नहीं आती। हमारी सोसाइटी में बहुत इज्जत है, हमारा समाज में एक स्टेटस है। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। अपने बेटे की खुशी के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन हाँ, दहेज में मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। लेकिन बहन जी, मैं गरीब इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? और मेरी 3 बेटियां और हैं, मुझे उनकी भी शादी करनी है। ठीक है, आप सोच लीजिए। अगर इंतजाम हो सका तो ठीक, नहीं तो अंजलि भूल जाना मेरे बेटे को। वो सब वहां से चले जाते हैं। अंजलि अपने पिता से कहती है, बाबा आप मेरी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते? हमारे इस घर की कीमत इतनी तो है ही ना, इसे ही बेच दो। मैं रोहन से ही शादी करूंगी। अपनी बेटी के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। लेकिन दीदी, हमारे पास सर छुपाने के लिए यही एक जगह है। ये घर छिन गया तो हम रहेंगे कहाँ? किराए के घर पर। दुनिया भी तो रहती है, और वैसे भी एक बार मेरी अमीर घर में शादी हो गई तो मेरे साथ तुम सबकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। इतना अच्छे से ख्याल रखूंगी मैं तुम सबका। और अगर मेरी शादी रोहन से नहीं हुई तो फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। अपनी बेटी की खुशी के लिए गिरधर वो घर बेच देता है और 20 लाख रुपए रोहन की माँ को दे देता है। अंजलि एक बड़े घर में चली जाती है तो वहीं उसका परिवार सड़क पर आ जाता है। वो लोग झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगते हैं। तो वहीं अंजलि बड़े घर में जाकर अपने गरीब परिवार को भूल गई। ऐसे ही समय बीता। गिरधर और उसकी पत्नी जिस फैक्ट्री में काम करते थे, एक दिन वहां एक केमिकल की वजह से काफी लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिसमें गिरधर और उसकी पत्नी भी थे। अब तीनों गरीब बहनें घर संभालने लगी। दूसरी बहन दिव्या लोगों के घरों में काम करती, तीसरी बहन मजदूरी करती, तो वहीं सबसे छोटी बहन पूनम घर पर रहकर घर का कामकाज और अपने माता पिता की देखभाल करती। ऐसे ही समय बीता। जैसे तैसे पैसे जोड़कर वो बहनें अपने माता पिता के लिए दवाई लाती, लेकिन दिन पर दिन उनकी हालत और बिगड़ती गई। मुझे नहीं लगता अब हम ज्यादा दिन जिंदा रह पाएंगे। मरने से पहले मैं एक बार अंजलि से मिलना चाहती हूँ। ठीक है माँ, मैं अभी दीदी को फोन करके बुलाती हूँ। लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। दिव्या और काजल अंजलि के ससुराल पहुंचती हैं, जहां उनका वॉचमैन उनसे कहता है, देखिए, सारा परिवार कश्मीर घूमने गया है। हाँ, रोहन सर का नंबर है मेरे पास, आप उनसे बात कर लीजिए। जी काका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काजल रोहन को फोन मिलाती है। अंजलि उसका फोन उठाती है। दीदी आप कहाँ हो? माँ बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं और मरने से पहले वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैं अभी रोहन के परिवार के साथ ट्रिप पर आई हूँ, अब मैं यूं अचानक से तो नहीं आ सकती ना। और वैसे भी एक ना एक दिन सबने इस दुनिया से जाना ही है, और मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं जो मेरे वहां आते ही वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा मैं रखती हूँ, वापस लौटूंगी तो सोचूंगी आने का। दिव्या और काजल घर लौटती हैं तो पूनम माँ बाबा की लाश के पास खड़े होकर रो रही थी। अपने माँ बाबा को मरा हुआ देख काजल और दिव्या भी खूब रोती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। अब तीनों बहनें पढ़ाई के साथ साथ एक कोयले की खान में काम करने लगी। एक रोज जब वो कोयला धो रही थी तभी अंजलि वहां आ जाती है। ओह, तो मेरी तीनों गरीब बहनें यहाँ मजदूरी कर रही हैं। वैसे ही कोयले की खान हमारी है। आज रोहन दौरा करने यहाँ आए तो मैंने सोचा मैं भी आऊं। अच्छा, वैसे कैसी चल रही है तुम लोगों की गरीबों वाली जिंदगी? खैर, मुझे देखो, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। हर दूसरे महीने ट्रिप पर जाती हूँ, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमती हूँ, नई नई साड़ियां पहनती हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम तीनों भी किसी अमीर लड़के को फंसा लो, लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी भी। हमें नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जिसमें सिर्फ खुद से प्यार हो, घमंड हो, दूसरों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जाता हो, अपने मरे हुए माँ बाप तक को देखने की फुर्सत ना हो। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है और अपने पैसों से ऐश करनी है। तुम लोग यूं ही बेकार के सपने संजोते रहो और सड़ते रहो यहाँ, मैं तो चली। अमीर बहन की बात तीनों गरीब बहनों के दिल पर लग जाती है और वो तीनों काम के साथ साथ पढ़ाई में भी पूरी तरह डूब जाती हैं।
एक रोज उनकी मेहनत रंग लाती है और वो तीनों बहनें बड़ी डॉक्टर बन जाती हैं। कुछ समय बाद वो ऐसे लड़कों से शादी करती हैं जो दहेज के लोभी नहीं होते। अब वो भी अमीर बन गई, लेकिन उधर अंजलि की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आता है। लाख इलाज के बाद भी वो मां नहीं बन पाती। फिर रोहन एक बड़े घर की लड़की को ब्याह कर ले आता है और अंजलि को धक्के मारकर घर से निकाल देता है। तो वहीं दूसरी तरफ तीनों बहनें खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताती हैं।